Hello guys, welcome back to our new channel Credible Commerce। आप सबका Credible Commerce में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने हेडिंग डाल ली है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग क्या है वो अब हम लोग जानेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की क्या मीनिंग है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड। इसका मतलब ये होता है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का क्या मतलब है कि जो फर्म का जो बिजनेस है वो अगर रुक जाए या बंद हो जाए या फर्म उसको ख़त्म कर दे और कंपनी को वाइंड अप कर दे, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो ये है हमारी डिसोल्यूशन की मीनिंग। आप लोग नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो आता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है कि किस किस तरीके से जो हमारा फर्म है वो डिसॉल्व हो सकता है या वाइंड अप हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता क्या है कि फर्म जो है डिसॉल्व हो सकती है अगर सारे पार्टनर एग्री करें उसके वाइंड अप के लिए। तो तब भी फर्म जो है वाइंड अप हो सकती है। उसके बाद सेकंड जो आता है इसमें स्टेप वो होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होता है कि फर्म का जो डिसॉल्व होने का जो पर्पस है वो कंपलसरी है, क्योंकि जब सारे पार्टनर्स को छोड़कर सिर्फ एक पार्टनर उनमें से या तो इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा बाय नोटिस। नोटिस अगर कोर्ट की तरफ से या किसी और की तरफ से नोटिस आता है कि आपको जो है डिसॉल्व करना है, फर्म को वाइंड अप करना है, तब भी आपको करना ही पड़ेगा। और चौथा जो आता है इसमें है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब होता है कि सिर्फ एक खास पर्पस के लिए उस फर्म को या उस बिजनेस को खोला जाता है। जब वो इवेंट खत्म हो जाए तो फर्म का दोबारा से वाइंड अप हो जाता है। और पांचवा इसमें आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आपको फर्म को डिसॉल्व करना है, आपके फर्म को बंद करना है, तो आपको आपका जो बिजनेस है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो ये 5 तरीके के मोड्स हैं जिस डिसोल्यूशन के अंदर। तो ये आप लोग इसका मीनिंग बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है फर्म फेस जनरली टू इश्यूज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब फर्म जो है जो वाइंड अप होने जा रही है वो दो जो इशू है वो फेस करती है जब डिसोल्यूशन उनको करना होता है अपने बिजनेस का। तो सबसे पहला है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स वो होता है जैसे हमने एसेट्स अकाउंट्स खोल रखा है, प्रॉपर्टी अकाउंट खोल रखा है, या फिर जो भी लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट और जो भी एसेट्स लाइबिलिटी अकाउंट खोल रखी है उसको बंद करना, उसको सेटल करना, उसके जो पैसे हैं वो लेना, जो भी वो सब है वो सब सेटल करना होता है इसमें सेटल ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद सेकंड जो इसमें इशू है वो है पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट। अब फर्म के ऊपर जो लाइबिलिटी निकल रही है, जो लोन निकल रहे हैं, जो वो निकल रहे हैं, क्या कहते हैं, लोगों के पैसे निकल रहे हैं, वो उसको वाइंड अप करने से पहले वो सारे पेमेंट और सारे लोन जो है उनको क्लियर करने होते हैं पे करके। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल और एंट्रीज के पार्ट की तरफ। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स इस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बनते हैं। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था कि कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं डिसोल्यूशन के वक्त प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे 5 अकाउंट्स के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 है लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, और नंबर 3 है लोन बाय फर्म अकाउंट, नंबर 4 है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नंबर 5 पे है बैंक और कैश अकाउंट।
तो इसमें जो हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया था पिछले साल, तो आपके सिलेबस में से ये चारों जो अकाउंट है ये है नहीं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीख लेंगे, बाद में काम आ जाएगा आप लोग के बनाने में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप लोग को पता है रियलाइजेशन अकाउंट किसे कहते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं उसे जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करके उसको क्लोज करते हैं, उसे हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए अब रियलाइजेशन अकाउंट्स के कुछ एंट्रीज देख लेते हैं कि क्या क्या एंट्रीज इसमें होती हैं, वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला केस जो है वो है फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स। अगर हमें एसेट्स को क्लोज करना हो तो हम एंट्री क्या करेंगे? तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ये होगी इसकी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री क्यों होगी? क्योंकि जब हम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट्स बढ़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट जब बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और सन्ड्री एसेट्स घटेगी क्योंकि हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे अकाउंट में, तो इस अकाउंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो जब एसेट्स घटता है तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद होगा कि जब एसेट्स घटता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे आ जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो ये हो जाएगा हमारा पहला केस एसेट्स को क्लोज करने का। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड केस पे, जो कि है ट्रांसफरिंग ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी हमने एसेट्स को क्लोज कर दिया, लेकिन अब सेकंड जो है वो हमारा है क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटी। तो लिख लेते हैं क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटी। अब हमारा सेकंड केस जो है वो है फॉर क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटी। तो इसकी एंट्री होगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्रीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि लाइबिलिटी की जब वैल्यू हम रियलाइजेशन अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है कम होती है, और कम होती है तो आपको पता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब लाइबिलिटीज कम होती है तो लाइबिलिटीज को ऑलवेज क्या किया जाता है? डेबिट। क्योंकि ये एसेट्स का उल्टा है, जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है, और डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। लेकिन इसमें उल्टा है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाएगा, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके अंदर एक और टॉपिक आता है जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व होता है जो हम प्रॉफिट से अलग करके रखते हैं, ताकि बाद में कोई क्लेम हो वर्कर्स के द्वारा तो उससे हम उसकी नीड्स जो है पूरी कर सकें। तो इसको अब सेटल करने के 3 केस हैं। केस नंबर 1 है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर नहीं है हमारे पास, हमने नहीं बनाया, तब एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो है दिए जाएंगे पैसे वर्कमैन को जो जिन्होंने क्लेम किया होगा। उसके बाद सेकंड केस आता है हमारा व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन द क्लेम। अब वर्कर्स ने जो क्लेम किए हैं अगर हमारे पास रिजर्व उससे कम है, तब क्या एंट्री होगी? तब होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आते हैं हम केस नंबर 3, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू क्लेम। अब वर्कर्स ने जो क्लेम किया है उसके इक्वल है हमारा अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो हम जो है इसके एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये 3 केस आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब आपने पढ़ा था कि हमने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर करके तो काम हमारा खत्म होगा नहीं। एसेट्स हमने जो ट्रांसफर किया है उसको रियलाइज भी करना पड़ेगा, यानी किसी एसेट्स को बेचना होगा, किसी को पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देना होगा, ये सब करना होगा। तो इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से केस हैं और हर केस की क्या क्या एंट्री होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स के केसेस से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे लाइबिलिटीज से सेटलमेंट पर।
तो सबसे पहला केस आता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स में। तो सबसे पहला केस हमारा इसमें आता है व्हेन एसेट्स आर सोल्ड टू कैश। अगर हम एसेट्स को कैश के लिए बेचें, कि मतलब हम एसेट्स बेच रहे हैं और उसकी जगह हमें कैश मिल रहा है, तब क्या एंट्री होगी? तो कैश अगर हमारे पास आ रहा है, तो कैश भी एक एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ता है तो क्या हम करते हैं? एसेट्स डेबिट करते हैं। अगर एसेट्स बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो कैश भी एक एसेट्स है, और कैश हमारे पास बढ़ रहा है, तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू। अब टू, अब नीचे क्या आएगा? टू में क्रेडिट में क्या आएगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को हमने कहाँ ट्रांसफर किया था? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट अब कम हो रहा है, हम क्योंकि एसेट्स बेच रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट कम हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट कम होगा तो वो क्रेडिट में आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स ले लो वैल्यू। तो ये हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारे केस वन की एंट्री हो गई। अब केस टू क्या कहता है इसमें, कि जो एसेट्स है वो किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तब क्या एंट्री होगी? तो लिख लेते हैं यहाँ पे व्हेन व्हेन एन एसेट्स इज टेकन बाय पार्टनर। ठीक है, तब इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, अब एसेट्स किसने लिया? पार्टनर ने लिया है। तो पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया होगा, तो उसके बदले हमें पैसे भी दिए होंगे। पैसे दिए होंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब डिक्रीज होएगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में कि जब भी कैपिटल में डिक्रीज होता है तो वो हमेशा डेबिट में आता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट में कर दिया। अब क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आएगा? क्रेडिट में आएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके थे। अब रियलाइजेशन से निकाल के हम उसको बेच रहे हैं, तो रियलाइजेशन की वैल्यू कम हो रही है। तो अब रियलाइजेशन की वैल्यू अगर कम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसलिए अब वो आ जाएगा क्रेडिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गई सेकेंड केस की एंट्री। अभी तक आपको जो केस मैंने कराए हैं वो समझ में आ रहे हैं? तो चलिए अब हम लोग आगे के केस पे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा क्या है केस नंबर 3 में। अब हमारा थर्ड केस जो है वो है व्हेन एसेट इज गिवन टू क्रेडिटर टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज ड्यूटीज। अब किसी क्रेडिटर से हमने उधार पे सामान लिया था, लेकिन अब हम उस क्रेडिटर का सेटलमेंट जो है एक एसेट्स देके कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसमें नो एंट्री होगी, क्योंकि एसेट्स, और एसेट्स भी एक एसेट जब हम क्रेडिटर को दें ये, और क्रेडिटर का जो पेमेंट हमारे ऊपर ड्यू है वो उसकी जगह हमने एसेट्स दिया उसको, तो इसमें हमारी होगी नो एंट्री। क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज का सेटलमेंट में कुछ हमारे पास कैश नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें जो एंट्री है वो हो जाएगी नो एंट्री। इसमें कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब इसके बाद जो अगला चीज आता है वो है सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। इससे पहले हमने क्या किया था? सेटलमेंट ऑफ एसेट्स में केस तीन केस किए थे हमने। अब हम लोग करेंगे सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी में हमारे दो केस आते हैं। सबसे पहला केस है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अगर हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट की है तब क्या एंट्री होगी? तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद आता है इफ अ पार्टनर एग्रीज टू सेटल अ लाइबिलिटी। अगर पार्टनर एग्री होता है कि लाइबिलिटी को वो सेटल करेगा, फर्म की लाइबिलिटी को वो सेटल करेगा, तब क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये थे हमारे कि रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज की क्या क्या एंट्रीज होंगी। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है, अब हम लोग का टॉपिक आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कि जब हम लोग बिजनेस को वाइंड अप करते हैं या फिर जो डिसकंटिन्यू करते हैं, तो जो हम लोग का जो खर्चा होता है उसको वाइंड अप करने में, अब उसकी एंट्रीज हम लोग सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला केस जो आता है वो है फॉर सैलरी टू अ पार्टनर। अब हम लोग को जो है जब बिजनेस वाइंड अप हो रहा है तो जो पार्टनर्स की सैलरी है वो पे करनी है, तो उसकी क्या एंट्री होगी? उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट्स मतलब एक्सपेंसेस हमारे रियलाइजेशन से दिए जाते हैं, तो रियलाइजेशन बढ़ा तो वो डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, तो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है हमारा फर्स्ट केस। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड केस की तरफ जो है। तो अब हम लोग का अगला केस आता है रियलाइजेशन बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। मतलब कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो फर्म नहीं बॉन्ड किए हैं और फर्म ही पेड करेगी। तो इसकी एंट्री होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी हमारी कि एंट्री होगी इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने थर्ड केस पर। तो अब हमारा अगला और थर्ड केस है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। इसका क्या मतलब है? रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है फर्म ने बॉन्ड किया है, लेकिन पेड कौन करेगा? पार्टनर पेड करेगा फर्म के बिहाफ पे। तो इसका जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो है इसकी एंट्री होगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं केस नंबर 4 पे। तो अब इसका अगला केस और लास्ट केस है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड एंड पेड बाय पार्टनर। मतलब कि रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पार्टनर ही बॉन्ड करेगा और पेड भी पार्टनर ही करेगा, तो इसमें जो है नो एंट्री होगी। तो ये था हमारा फोर्थ केस। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट जो है हमने एसेट्स और लायबिलिटीज उसमें ट्रांसफर भी कर दी थी, एसेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट और उसको सोल्ड आउट भी कर दिया। अब बारी आती है रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने की। अब रियलाइजेशन अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे, अगर रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट क्लोज करने में हमें अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, अब वो हम लोग सीखते हैं। तो उसकी एंट्री होगी, जब अगर प्रॉफिट होगा तब एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट, ऊपर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा व्हेन देयर इज लॉस। अगर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने में अगर हमें लॉस होता है तब क्या एंट्री होगी? तो एंट्री कुछ नहीं है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे एंट्री में। जो ऊपर की एंट्री थी उसी को हम जो है उल्टा कर देंगे, तो जो है लॉस की एंट्री बन जाएगी। इसमें जैसे हमने क्या किया था, रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट किया था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो अब नीचे वाले में क्या कर देंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड एंट्री। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है, अब इसमें सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है वो है लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तब क्या एंट्री होगी? तो एंट्री होगी लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लोन बाय पार्टनर अकाउंट को हम डेबिट में करेंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारा पैसा जो है पार्टनर को जा रहा है, हम लोन पे कर रहे हैं पार्टनर का, तो हमारा पैसा जा रहा है। और जब पैसा जाता है तो वो एक तरीके का एसेट्स है, और जब एसेट्स कम होता है तो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है थर्ड, जो है लोन बाय फर्म टू पार्टनर।
मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो उसमें क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन्स टू पार्टनर अकाउंट। इसका मतलब क्या होगा कि पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर हमें पे करेगा लोन, मतलब फर्म को लोन पे करेगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब भी कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में आएगा और लोन टू पार्टनर्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की सारी एंट्रीज और सारे थ्योरी पार्ट्स थे। तो अब हम लोग थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चैप्टर से, और इन जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है एक प्रैक्टिस में आ जाए ये चैप्टर, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाएँ इस चैप्टर को। और इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी का जो बुक है अकाउंटेंसी का, उसमें जो बैग एक्सरसाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो दे रखे हैं वो आप लोग ट्राई करिएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ कहाँ से शुरू हो रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से आप करेंगे देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 से लेके आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 48 तक क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चंस भेजिएगा, क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिएगा, तो मैं वो क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप लोग को आसानी हो और आप लोग समझ पाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज मतलब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इस क्वेश्चंस के, तो उससे आपको और चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड पर। इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो सबकी अलग अलग एंट्रीज होंगी और 6 अलग अलग केसेस हैं, तो अलग अलग एंट्रीज करेंगे हम लोग। तो आप लोग फटाफट से क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या कह रहा है, और कॉपी में आप लोग भी साथ साथ करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए क्या क्या वो कह रहा है। और आप लोग वीडियो यहीं पे स्टॉप करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद जो मैंने बोर्ड पे आंसर किए हैं उससे आप लोग अपना क्वेश्चंस मिलाइएगा कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, उसके बाद हम लोग जो है आंसर पे चलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहला केस है L, a partner was appointed to look after the dissolution process for which he was given remuneration of rupees 10,000। तो पहला जो केस है वो कहता है कि L एक कोई पार्टनर है, उसको फर्म ने अपॉइंट किया कि वो सारा जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो उसकी देखरेख करेगा, तो उसके लिए उसको जो है 10,000 रुपये रेमुनरेशन दिए जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, चलिए अब इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो आ जाएगी 10,000, क्योंकि हमने इसको रेमुनरेशन 10,000 की दी है, तो 10,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड केस क्या कहता है इसमें, सेकंड केस कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय पार्टनर M। जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 8,000 के, वो किसी M नाम के पार्टनर ने पे किए हैं, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू M's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 8,000। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब आते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस क्या कहता है इसमें, थर्ड केस कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो है 5,000, लेकिन इसमें उसने कुछ भी हमें बताया नहीं है कि पेड किसने किया है या बॉन्ड किसने किया है। तो हम ये मानेंगे कि बॉन्ड भी फर्म ने किया है और पेड भी फर्म ने किया है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सिर्फ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखा हो और ये नहीं बताया कि बॉन्ड किसने किया है पेड किसने किया है, तो हमेशा आप जो है
ये मानिएगा कि बॉन्ड भी फर्म ने किया है और पेड भी फर्म ने किया है। तो एंट्री हो जाएगी इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 5000 और नीचे भी 5000। ये हो गई हमारी थर्ड केस। अब बढ़ते हैं फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ केस क्या कहता है हमारा? फोर्थ केस कहता है P, a partner, was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of rupees 7,000. P agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses rupees 4,000 were paid by P. तो ये है हमारा केस 4। तो एंट्री होगी इसकी सबसे पहली एंट्री होगी इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में आएगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, उसके बाद क्रेडिट में आएगा इसका टू पीस कैपिटल, पीस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 7,000 और 7,000। तो ये हो गया हमारा फोर्थ केस। अब हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ केस की तरफ। तो फिफ्थ केस में हमें कहता है and a partner was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of 9,000 and agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses were 4,000 were paid by the firm. तो इसमें जो एंट्री होगी, इसमें हम टोटल हमारी 2 एंट्री होगी, ठीक है। 2 एंट्री होगी और सब पहले ए पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट की क्या एंट्री होगी इसमें? सबसे पहली एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बताइए क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री क्यों होगी? क्योंकि इसमें हम एन को रेमुनरेशन दे रहे हैं। रेमुनरेशन दे रहे हैं तो एन का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। एन का कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। और क्रेडिट कितने से करेंगे? 9,000 से क्रेडिट डेबिट भी करेंगे, 9,000 से क्रेडिट भी करेंगे। ये हो गई इसकी पहले पार्ट की एंट्री। अब इसमें बी पार्ट में क्या कहता है? बी पार्ट में होगी एंट्री क्योंकि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है फर्म ने पे किए, किसके बिहाफ पे? एन के बिहाफ पे। एन के बिहाफ पे किए फर्म ने। तो एंट्री हो जाएगी एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और अमाउंट जो आ जाएगी वो होगी हमारी 4,000 डेबिट होगी, 4,000 ही क्रेडिट होगी। तो ये था हमारा फिफ्थ केस। अब हम लोग बढ़ते हैं सिक्स्थ केस की तरफ। सिक्स्थ केस में भी 2 एंट्रीज होंगी। सिक्स्थ लिख लेते हैं हम लोग। सिक्स्थ में भी 2 एंट्रीज होंगी। पहली ए पार्ट हम लोग करते हैं पहली एंट्री का। इसमें क्या कह रहा है? रेमुनरेशन जो है वो क्यू को अलाउड किया है, ठीक है। अगर रेमुनरेशन क्यू को अलाउ किया इन्होंने तो क्यू का कैपिटल बढ़ेगा। क्यू का कैपिटल बढ़ेगा तो वो जो है क्रेडिट होगा, और क्रेडिट होगा तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं टू क्यूज कैपिटल। पहले क्रेडिट कर लेते हैं क्यू के कैपिटल को। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18,000। अब लेकिन डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में क्या आएगा? हमने पे किया है फर्म को, हमने क्यू पे किया है, तो जो भी पे हम लोग करते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट से जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर लेंगे यहाँ पे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो 18,000 का ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन केस नंबर 6 का बी पार्ट होगा। बी पार्ट में वो क्या कहता है कि स्टॉक टेकन बाय क्यू एज रेम्यूनरेशन। जो स्टॉक है, क्यू को जो रेम्यूनरेशन हमें देनी थी, लेकिन क्यू ने क्या किया कि रेम्यूनरेशन कैश में ना लेके फर्म का जो स्टॉक है उसको रेम्यूनरेशन में ले लिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्यू के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। क्यूज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट में आएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगी इसमें 18,000 डेबिट में आ जाएगी और 18,000 हमारी
आ गई क्रेडिट में। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब हम लोग इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। जो जिसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ बनाना है। ठीक है, हमने एंट्री पे क्वेश्चन कर लिया है, और अब हम लोग एक क्वेश्चन जो है रियलाइजेशन अकाउंट पे भी कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं ताकि वो भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो 1 to 48 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लास्ट में दिए हुए हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो प्रॉब्लम आएगी, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो, या जो क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आ रही हो, तो वो नीचे वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप लोग उस टाइप करके मुझे भेज दीजिएगा। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है, फिर उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो है इलस्ट्रेशन नंबर 16। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन का पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? X, Y and Z who were sharing profit in the ratio 3:2:1 decided to dissolve the firm on 31st March 2021 when their balance sheet was as follows। तो ये नीचे एक बैलेंस शीट दी है जिसमें क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट, कैश, डेटर, स्टॉक, टूल्स, कार, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब का अमाउंट्स दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस नीचे दिए हुए हैं, उसको जो है हमें उसकी भी एंट्री हमें उसका भी सेटलमेंट हमें करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट्स में। तो फटाफट से, लेकिन इसमें नीचे जो कह रहा है, आपने देखा होगा नीचे लिखा हुआ प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट मुझे लगता है आप लोग को आता ही होगा बनाना, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सिर्फ हम लोग अभी सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इसमें, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। आप लोग जो 1 to 48 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, उसमें अगर किसी में मांग रहा होगा तो उसमें आप लोग बना लीजिएगा, और देख लीजिएगा कि सही बनाए कि नहीं, आंसर मिला लीजिएगा। इसमें अभी हम लोग सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है सारा, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। नहीं पढ़ा तो वीडियो स्टॉप कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो इसका, क्वेश्चंस का, और उसके बाद अपने कॉपी में सॉल्व करिए। उसके बाद जो मैं आंसर यहाँ बोर्ड पे करूँगा, तो उससे आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। तो यहाँ पे ऊपर में लिख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, यहाँ फिर से पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे ये डेबिट साइड है इसकी, और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और उसको जो चीज़ें हैं उसको पुट करते जाते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो दे रखी है, इसमें लाइबिलिटी साइड में आप देखेंगे तो सबसे पहला जो दिया है वो क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स का क्या है? क्रेडिटर्स दिया हुआ है 34,000 का। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बाय क्रेडिटर के नाम से, बाय क्रेडिटर 34,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो दे रखा है वो है कैपिटल अकाउंट्स, एक्स वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस दे रखे हैं 1,20,000, 90,000 और 60,000। तो अब हम लोग इसको जो है इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हम लोग लास्ट में लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट जब बन जाएगा उसमें फिर लास्ट में लेंगे इसको। अब हम लोग एसेट साइड में चलते हैं, बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है उसमें ले चलते हैं। तो उसमें सबसे पहला दिया हुआ है कैश। कैश दिया हुआ है 25,000 का। ठीक है, कैश दिया हुआ है 25,000 का। तो कैश हम लोग अभी छोड़ देते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसमें जो डेटर हमने रियलाइज किए हैं उस पर चलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा डेटर्स आ जाएगा, डेटर से 62,000 का, स्टॉक दे रखा है 37,000 का, टूल्स दे रखे हैं 8,000 के, कार दे रखी है 12,000 की, मशीनरी दे रखी है 60,000 की, और बिल्डिंग दे रखा है 1 लाख का। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख लेंगे टू
सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स मतलब रियलाइजेशन अकाउंट्स में पहले ट्रांसफर करेंगे ना एसेट्स को, तो इधर हम लोग सन्ड्री एसेट्स ऐसे हम लोग हेडिंग डाल लेंगे। उसके नीचे सारा एसेट्स का नाम लिखते जाएंगे जो जो हमने ट्रांसफर किया है। डेटर्स हो गया, उसके बाद आपका स्टॉक हो गया, उसके बाद आपका टूल्स हो गया, बिल्डिंग हो गई, उसके बाद आपका जो है मशीनरी हो गई, ठीक है, कार्स हो गई। अब जो है इसका क्या क्या अमाउंट दे रखा है। डेटर्स हमारे 62,000 के थे, तो यहाँ लिख लेते हैं 62,000। उसके बाद स्टॉक दे रखा है 37,000 का, तो ये स्टॉक आ गया। उसके बाद 8,000 का टूल्स है, तो यहाँ हमने 8,000 लिख लिया। उसके बाद 12,000 की हमारी कार है, तो कार यहाँ लिखी हुई 12,000। उसके बाद बिल्डिंग है हमारी कितने की, सॉरी मशीनरी है हमारी 60,000 की, तो 60,000 की मशीनरी हमने यहाँ लिख ली। और बिल्डिंग है 1,20,000 की, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको टोटल कर लेंगे और जो टोटल जो होगा वो यहाँ मेन कॉलम में लिखेंगे हम लोग। तो मेन कॉलम में टोटल आएगा कितना आएगा, 62, 37, 8, 120, 60 और 12,000। तो टोटल हो जाएगा इसका 2,79,000, ठीक है। तो ये हो गया इसका टोटल 2,79,000, ठीक है। उसके बाद हमने जो एसेट्स को रियलाइज किया है कैश के फॉर्म में, तो वो उसको भी हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश के नाम से, बाय कैश ये हेडिंग आ जाएगी। इसके नीचे आपका आ जाएगा मशीनरी आ जाएगी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ क्योंकि इतना जगह नहीं है हमारे पास। उसके बाद कार आ जाएगा, उसके बाद हमारा डेटर्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी टूल्स आ जाएंगे, उसके बाद हमारी बिल्डिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा गुडविल आ जाएगा। गुडविल जो भी गुडविल है वो नीचे जो नीचे ट्रांजैक्शन दी हुई थी उसमें हमारा गुडविल भी दे रखा है। तो मशीनरी हमारी होगी 82,000 की, यहाँ 82,000 लिख लेते हैं। उसके बाद कार हो गया 25,000 का, ठीक है। डेटर्स हो गए हमारे 59,000 के। उसके बाद हमारा टूल्स हो गए 5,000 का। उसके बाद हमारा जो है बिल्डिंग हो गई 84,000 की, ठीक है। और गुडविल हो गई हमारी 60,000 की। तो यहाँ टोटल आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, 3,15,000। 3,15,000 हमारा टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये हमारा एसेट्स हमने ट्रांसफर कर लिया, कैश से हमने जो एसेट्स है रियलाइज कर लिया। और इसके बाद आता है जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, तो यहाँ पे आ जाएगी वो टू बैंक के नाम से, ठीक है। टू बैंक के नाम से आ जाएगी, कितनी है, 8,000। उसके बाद क्या बचा, हमने वाई को जो है वो एक ओल्ड फर्नीचर दिया था, तो वाई जो का जो आ जाएगा वो हो जाएगा बाय वाइस कैपिटल। वाई कैपिटल के नाम से आ जाएगा यहाँ पे 8,000 रुपीज, ठीक है। 8,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा हमने एक्स की कैपिटल को एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स, हमने मतलब एक्स को जो है एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स दिया था, तो हम लोग उसी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे बाय एक्स कैपिटल, ठीक है। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 2,000 अमाउंट आ गया इसका। उसके बाद हम लोग इसको अब, तो ये हमारे सारे अमाउंट्स हो गए। अब हम लोग जो है देखते हैं कि अब हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जब सारा टोटल करेंगे तो हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, अब वो चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या कितना आ रहा है टोटल करने के बाद। टोटल, ठीक है, टोटल कर लेते हैं फटाफट से। तो टोटल कर लेते हैं। टोटल क्रेडिट साइड में हमारा टोटल आ जाएगा 3,59,000 क्रेडिट साइड में। तो यही हम यहाँ इसमें भी लिख लेंगे 3,59,000। अब 3,59,000 में से हम
2,79,000 और 8,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस जो है हमारा वो बचेगा 72,000। ठीक है, 72,000 हमारा बैलेंस बचेगा जो है हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में, तो यहां पे आ जाएगा टू प्रॉफिट। सबसे पहले आएगा एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। ठीक है, इनको रेशियो के हिसाब से 72,000 को हम जो इनके ओल्ड रेशियो है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एक्स के कैपिटल एक्स के हिस्से में आएगा 36,000 आएगा एक्स के कैपिटल में। अगर हम इसको उनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स के हिस्से में 36,000 आ जाएगा। ठीक है, और तो वाई का भी आ जाएगा, वाई का आ जाएगा 24,000। और बचा कौन, जेड, जेड में आ जाएगा 12,000। ठीक है, इसका सम करेंगे अगर हम 36, 24, 12 का, तो इन तीनों का सम आ जाएगा 72,000 जो कि हमारा प्रॉफिट था जो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बचा था। तो ये है हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। इस क्वेश्चन का जो है ये पूरा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। ठीक है, और ये हमारा इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वह खत्म होता है और ये चैप्टर भी हमारा अब यहीं पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो पहले वो डाउट्स क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। मे बी शायद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग रेशियो शुरू कर सकें, जो वॉल्यूम 3 है अकाउंट्स की उसका चैप्टर है। तो देखते हैं क्या होता है उस वक्त तक। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, जो जो मैंने होमवर्क बताए हैं वो पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नई नई वीडियोस आने वाली हैं और आती रहेंगी आपके लिए। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, ज़रूर से। और हमें इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल और बढ़े और लोगों तक पहुँचे, ताकि उन लोग को भी हमारे जो चैनल से जो नॉलेज है वो मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।